हमने इसको करा था हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था। हाफ क्लास तक तो आपको आवाज़ ठीक आ रही थी मेरी, देन फिर आवाज़ आने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपको शायद ठीक से बातें समझ आई नहीं थी। सो जो आपको उस टाइम समझ में नहीं आया था आप मुझे बताइए, मैं वापस से आपको समझा देता हूँ। वन बाय वन हम चलते हैं सारी स्लाइड्स पे। तो जहाँ भी आपको समझ नहीं आया था या आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, थोड़ा मैं रिवाइज भी करवाते जाता हूँ आपको। हमने नेशनल इनकम का, सर यस काव्या, सर यस काव्या। सर जो आपने ऐप नहीं बोला था वो जिसमें हम मुझे अपने वो नोट्स मिल सकते हैं, हाँ जी। तो वो मैंने डाउनलोड किया तो मैं वो नोट्स को एक्सेस करने की कोशिश करी पर नोट्स खुल नहीं रहे हैं। लॉगिन हो गया आपका उसमें? लॉगिन हो गया है। लॉगिन के बाद क्या आ रहा है आपके पास? सो हम नेशनल इनकम का चैप्टर हम कर रहे हैं। सो नेशनल इनकम, आगे 3 चैप्टर्स जो हमारे होंगे सारे नेशनल इनकम से रिलेटेड होंगे। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, पूरे देश की इनकम कैसे निकालते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में हम इस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे, कुछ हमने डेमो क्लास में पढ़ लिए थे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसके कुछ एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। जब हम वहाँ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है। और थर्ड चैप्टर में हमारी होगी कैलकुलेशन प्रॉपर। तो यहाँ आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इधर आपके कवर होंगे। ये आपके 3 चैप्टर हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हमने स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी क्यों करते हैं। याद है आपको कुछ पॉइंट्स? हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि अ, जैसे हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बारे में हम स्टडी क्यों करते हैं, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है ना, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसको जज करने के लिए हम यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं। या फिर हमें अलग अलग देशों की ग्रोथ के बीच में कंपैरिजन करना है, तो उसमें भी हमें नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जज द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, तो भी हमें नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है। तीनों पॉइंट्स देखिए। ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, मान लीजिए कि आप जहाँ भी आपका घर है, आपकी कॉलोनी में 8-10 फैमिलीज़, कोई भी आप सोच लो, आपके फैमिली में जो लोग रहते हैं, कौन सी फैमिली ऐसी लगती है जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे? प्रॉस्परस का मीनिंग पता है आपको? यस सर। ओके, सो कौन सी फैमिली ऐसी लगती है आपको जो ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे? कोई भी आप इमेजिन करिए, आपके आसपास में जो लोग भी रहते हैं, कोई भी एक यस सर। कोई भी एक फैमिली बताइए। सरनेम बोल दीजिए बस, जस्ट कोई भी होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। ऐसे सिंगल ले लेते हैं। मिस्टर सिंह, ओके। अब मिस्टर सिंह आपको ज़्यादा प्रॉस्परस क्यों लगते हैं? वाई, क्या आपने देखा जो आपको लग रहा है वो ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे? उनके जो फैमिली के जो शूरा के बहुत ऐसे उनकी फैमिली का जो गॉड शूरैक है वो, अच्छे शूरैक है से वो। सेट है और ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। ओके। और वो बहुत ज्यादा अपना घर टाइडी रखते हैं ओके, वेरी गुड। और सारे ऐसे ज्यादा जोर से बोलते नहीं हैं अरे वेरी और वेरी गुड। और अपने नेबर्स को तंग नहीं करते। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आपने एक बहुत ही एक अच्छा नज़रिया दिया है प्रॉस्पेरिटी का, है ना, कि अपने नेबर्स को तंग नहीं करते, उनके घर में साफ़ सफाई है, और और क्या, ज़्यादा शांत रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, है ना। देखो आपने एक नज़रिया अलग दिया बात को सोचने का। घर में साफ़ सफाई जब रहती है ना, साफ़ सफाई एक तरफ, साफ़ सफाई एक तरफ, इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, जब आपने बात चली तो हम डिस्कस करते हैं। साफ़ सफाई वाले को हम ज़्यादा प्रॉस्परस क्यों मानेंगे? बिकॉज़ जो अपने घर में साफ़ सफाई रखता है, उसके दिमाग में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, है ना। दिमाग में भाई साफ़ सफाई का मतलब क्या है? जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है
उसको आपने हटा दिया, जो चीज़ ज़रूरत की नहीं उसको आपने हटा दिया, कचरा है बेसिकली, जो ज़रूरत की नहीं वो कचरा है, उसको आपने बाहर निकाल दिया, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी जिस चीज़ की जहाँ जगह है वहाँ रखा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी जहाँ जगह है वहाँ रखा। भाई जहाँ जगह वहाँ रखोगे तभी अच्छा साफ सुथरा रहेगा, वरना फैला हुआ बिखरा हुआ घर दिखेगा, राइट? यस सर। है ना? तो उसी तरह से दिमाग में भी सफाई है, तो मतलब फालतू के विचार उन्होंने साइड में हटा दिए, है ना? उनको जो काम की बात है वो दिमाग में रखते हैं, बाकी फालतू के विचार, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों, वो सब हटा दिए साइड में। अब जो उनके काम के विचार हैं उनको भी उन्होंने जगह पे रखा। जगह पे रखा मीन्स जब टीवी देखने का टाइम है तब टीवी का विचार किया, जब ऑफिस का काम है तब ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, जब घर पे आ गए घर के बारे में सोच रहे हो। तो जिस विचार की जहाँ जगह है वहाँ उसको रखा जा रहा है। अब अगर मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ, घर पे मैं खेल के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो जिस चीज़ की जहाँ जगह वहाँ मैंने रखा नहीं है। तो दिस इज़ वन साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, है ना, कि आपके साफ़ सफाई घर में भी है, दिमाग में भी है, और जो चीज़ जहाँ पे रखनी चाहिए वहाँ रखी जा रही है, घर में भी और अपने दिमाग में भी। ठीक है जी। अच्छा, प्रोस्पेरिटी का और क्या होता है? आपके पास इनकम नज़र आती है ना? जिसके पास में ज़्यादा बेटर घर हो, ज़्यादा बेटर गाड़ियाँ हो, है ना, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉस्परस लगता है, करेक्ट? यस सर। है ना, ऐसा होता है। तो जैसे आपने साफ़ सफाई की बात करी, हमारे देश में भी ऐसा है कि हमारे देश में भी यूजुअली सबकी हैबिट क्या है, भाई कचरा बाहर फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, खुद के घर को छोड़ के बाकी कहीं भी फेंक सकते हैं। ऐसा होता है ना हमारे कंट्री में, यस सर। है ना? खुद के घर पे नहीं फेंकना, चाहे पड़ोस वाले घर में फेंक दो। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, है ना? तो उससे सारे देश में साफ़ सफाई जो आपने पॉइंट रखा उसी पॉइंट को मे भी शायद उनको आपने पहले का ही बोला होगा उन्होंने, तो उन्होंने वो चीज़ शुरू करी। तो प्रोस्पेरिटी देखने का एक नज़रिया आपने बताया। दूसरा नज़रिया ये है कि इनकम जिसकी ज़्यादा हो तो उसको प्रॉस्पेरस ज़्यादा माना जाता है। तो पर्सनल लेवल पे भी और कंट्री के लेवल पे भी है। तो जिस देश की इनकम ज़्यादा हो, तो इंडिया ज़्यादा प्रॉस्पेरस है या पाकिस्तान ज़्यादा प्रॉस्पेरस है या श्रीलंका ज़्यादा प्रॉस्पेरस है या यूएसए ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, नेशनल इनकम देख के पता पड़ता है। इसलिए हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। गिनोगे जब ही तो पता कंपेयर कर पाओगे। ठीक है जी। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, कंपेयर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट नेशंस। अलग अलग देशों की ग्रोथ के बारे में जानना। ग्रोथ मतलब क्या होता है? पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई है ना? पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल कितनी ज़्यादा तरक्की करी है। तो कैलकुलेशन करेंगे इनकम की, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो कंपेयर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट नेशंस। तीसरी बात, जज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की इफ़ेक्टिवनेस इनकम के बारे में से के थ्रू पता पड़ती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। लास्ट जब हमने डेमो क्लास करी था, हमने श्रीलंका की बात करी थी, यस सर। है ना? तो हमने बोला था अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, है ना? या तो वहाँ टूरिज़्म है या वहाँ पे एग्रीकल्चर इज़ गुड। ठीक है। अब एग्रीकल्चर अगर है तो वहाँ पे टी फार्मिंग बहुत होती है। अब आपको पता है फार्मिंग में फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। यस सर। फर्टिलाइज़र आपको पता है केमिकल वाले अलग होते हैं और ऑर्गेनिक अलग होते हैं। यस सर। सो कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, केमिकल वाला या ऑर्गेनिक वाला? ऑर्गेनिक वाला, पर जो केमिकल वाला वो ज्यादा जल्दी काम करता है। अरे वाह, आपको ये सब बात कैसे पता पड़ी? वैसे पढ़ा है। अरे आप खेती तो नहीं करते हो कहीं? अभी अकाउंट्स के क्लास के टाइम आप कहीं खेत में हल तो नहीं चला रहे थे? नहीं सर। आपको तो बड़ा सही पता है, वो ऑर्गेनिक इज़ बेटर, बट केमिकल जो है इट वर्क्स फास्ट, ये फास्ट काम करता है और इसकी जो वो है ईल्ड है ना, ज़्यादा फसल होती है केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से। ऑर्गेनिक्स हेल्थ के लिए अच्छा है बट वो स्लो है, और इसके अंदर ईल्ड जो होती है, ईल्ड
कितना फसल उगेगी वो कम होती है। तो मोस्टली क्या होता था, श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते थे। श्रीलंका पूरे दुनिया में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, और धीरे धीरे लोगों का इंक्लिनेशन आ रहा है ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए हेल्थ के कारण। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी बना दी कि अब कल से कोई भी पूरे देश के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेगा, सारे लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। ऐसी उन्होंने पॉलिसी बना दी, कोई केमिकल यूज़ नहीं, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेगा, सारे लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे। अब पॉलिसी उन्होंने बना दी एकदम से, अब अचानक से ऐसे थोड़ी ना बदलता है कुछ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इतना अवेलेबल ही नहीं था उनके कंट्री में कि सारे किसानों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल जाए। केमिकल फर्टिलाइज़र उन्होंने बंद कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत सफ़र हुआ, एग्रीकल्चर सफ़र हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, खाने की चीज़ों की कमी हो गई, क्योंकि अगर चीज़ उगेगी नहीं तो फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ पुअर पॉलिसी। तो कंट्री का क्या हुआ, इनकम यहाँ पर आपकी कम हो गई। जब आप इनकम देखोगे तो पता पड़ेगा, अच्छा श्रीलंका की इनकम पिछले साल 100 रुपये थी, अब 50 रुपये हो गई, क्यों हुई, तब जानोगे कि भाई एग्रीकल्चर में कम हो गया। क्यों कम हो गया एग्रीकल्चर में, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र बंद कर दिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चालू कर दिए, बिना ये इंश्योर किए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है भी अवेलेबल या नहीं है। समझ आई आपको बात? यस सर। है ना। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस जानने के लिए भी हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। तो नेशनल इनकम को स्टडी क्यों किया जाता है, इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर हमने पढ़े। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल लिया था कि फैमिली इनकम अगर गिननी है तो मैं इनकम भी जोड़ सकता हूँ और एक्सपेंसेस को भी जोड़ सकता हूँ। याद है बात आपको ये? यस सर। है ना, कि अगर किसी जैसे मिस्टर सिंह की अगर आपको फैमिली की इनकम पता करनी है तो आप जो भी उनके यहाँ काम करते हो उनकी इनकम जोड़ सकते हो, दैट इज़ वन मेथड। या आप क्या कर सकते हो, उन्होंने खर्चा कहाँ कहाँ पे किया, उन खर्चों को जोड़ लो तो भी एक ही बात है। दोनों मेथड से उनकी इनकम आपको मिल जाएगी। तो जैसे फैमिली की इनकम निकालने के लिए 2 तरीके हैं, इनकम से या एक्सपेंडिचर से, ऐसे ही कंट्री की इनकम निकालने के लिए भी या तो इनकम मेथड हो सकता है बीच वाला, या एक्सपेंडिचर मेथड हो सकता है राइट हैंड साइड वाला, या कंट्री के केस में एक मेथड और होता है विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। सो देर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही मेथड से इनकम जो आप निकालोगे वो सेम आएगी, नेशनल इनकम यहाँ पर सेम आएगी तीनों में। प्रोडक्शन मेथड में क्या करते हैं हम, ऐड द टोटल प्रोडक्शन, देश में जितना सामान बन रहा है उसको जोड़ लो। इनकम मेथड में इनकम को जोड़ लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो चैप्टर 3 में जाके आपको समझ आएगा। तीनों मेथड से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो ये 3 मेथड्स हैं। अब हम प्रोडक्शन मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है प्रोडक्शन मेथड में जो सबसे मेन चीज़ निकाली जाती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ जीडीपी। ये टर्म सुनिए आपने पहले हमारी डेमो क्लास के छोड़ के? यस सर, जीडीपी सुना है। कहाँ सुना है आपने? न्यूज़ में सुना है, न्यूज़पेपर में सुना है। ओके, न्यूज़ में आपने सुना है, न्यूज़पेपर में आपने सुना है, गुड। सो जीडीपी बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सेंटेंस है जहाँ कर्सर है, ये कर्सर में मूव करता हूँ तो आपको नज़र आता है कर्सर हिलता हुआ, एरो करके जो कर्सर। हाँ। ओके ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इधर लिख लेते हैं वापस से इसको, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। मनी वैल्यू क्यों लेते थे, याद है आपको? यस सर। बताइए। सर मनी वैल्यू इसलिए लेते थे क्योंकि मनी वैल्यू अभी जो भी हमें इनकम मिलती है वो
पैसों से ही मिलती है, और वो जो एक्सचेंज होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो भी पैसों से ही होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कारण था। हमने क्या बोला, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक देश में, एक इकोनॉमी में जो भी सामान बना उसकी वैल्यू, उसके गुड्स की यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। कब बना, एक साल में बना, ठीक है ना। सो व्हाट, किसकी बात हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस्ड की बात हो रही है ना। अकाउंटिंग ईयर व्हेन, कब बना, गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी वैल्यू क्यों ले रहे हैं, मनी वैल्यू इसलिए ले रहे हैं बिकॉज देखो सारे गुड्स और सर्विसेज को जोड़ना है। 10 ट्रक बने, ठीक है, 3 टॉयज़ बने, 100 किलोग्राम्स वीट बना, 50 मीटर्स क्लॉथ बना। आप इसको कैसे ऐड करोगे, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? नहीं हम ऐड कर सकते हो। उन्हीं चीज़ों को ऐड किया जा सकता है जिनका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट सेम हो। तो ट्रक तो नंबर्स में 10 ट्रक है, 10 ट्रक है, टॉयज़ भी नंबर्स में है, वीट जो है किलोग्राम्स में है, ये कपड़ा जो है वो मीटर में है ना। तो अलग अलग सामान के अलग अलग यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में होता है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हमें किसी भी चीज़ को अगर ऐड करना है तो हमें उसका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे, जितना भी सामान देश में बना है उनकी सबकी वैल्यू को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। मनी के टर्म्स में, जैसे 10 ट्रक बने 10 लाख रुपए के, 3 टॉयज़ हैं 10,000 रुपीज़ के, 100 किलो वीट है 5,000 रुपीज़ की, 50 मीटर कपड़ा बना 50,000 रुपीज़ का, है ना। तो अब इनको हम रुपीज़ की टर्म्स में, तो हम इनको हम कम ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मनी वैल्यू में हम इसको लिखते हैं, मनी वैल्यू में। समझ आया काव्या को? हाँ जी। यस सर। ओके, क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो अलग अलग हैं वो सब को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट अलग अलग होता है। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट का मतलब पता है ना आपको? यस सर, हर एक चीज की एक यूनिट होती है, और उस यूनिट में तो प्लस नहीं कर सकते सबको, तो इसकी कॉमन वैल्यू निकाल लेते, वो पैसों में आ जाती है। हाँ, पैसे में आ जाती है। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर आपको गेहूँ खरीदना है तो गेहूँ कितना नंबर्स में खरीदोगे, किलोग्राम्स में खरीदोगे, किलोग्राम्स में खरीदोगे। तो गेहूँ का यूनिट ऑफ मेज़रमेंट मतलब नापने के लिए कौन सी यूनिट आप यूज़ कर रहे हो। तो गेहूँ किलोग्राम्स में होता है। ईंटें हैं, मान लिया ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स विल बी इन नंबर्स, इतनी ईंटें, 1000 2000 3000। सीमेंट विल बी इन बैग्स, कितने बैग सीमेंट है। टॉयज़ है विल बी नंबर्स। तो ये उसको नापने का यूनिट आपका होता है, ठीक है ना। तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में बन रहे हैं उनकी सबकी वैल्यू को हमें लगाना है। अब गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत सारे होते हैं, इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो इनकी स्टडी करनी है, सबकी वैल्यू जोड़नी है। तो आसान इस काम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी डू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन है। सारे गुड्स को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके स्कूल में है, आपके स्कूल में सारे बच्चों को के बारे में अगर प्रिंसिपल को स्टडी करनी हो, क्या करेगा, बॉयज़ को अलग कर देगा, गर्ल्स को अलग कर देगा, है ना। या फिर साइंस के स्टूडेंट्स को अलग कर देगा, कॉमर्स एंड आर्ट्स को अलग कर देगा। या फिर जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको अलग कर देगा, नॉन स्पोर्ट्स वालों को अलग कर देगा। इस तरह से कैटेगरी बना के चीज़ को स्टडी करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो हम गुड्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बना रहे हैं। क्या क्या कैटेगरीज हो रही है, फर्स्ट इज़ फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स 4 तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह के होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल है इसी को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो इस एक ही स्लाइड में आपके सारा गुड्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आ गया है। 1 बाय 1 हम हर एक कैटेगरी को पढ़ेंगे।
हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। एक बार आप इस स्लाइड को रीड करिए। We categorize goods to make study easier. Final goods versus intermediate तो goods. पहली दो कैटेगरी हो गई, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, Final goods are of two types, consumer goods and producer goods. ओके, Consumer goods can be of three types, durable, semi-durable, non-durable. एंड सर्विसेज, फोर टाइप्स के हो गए। Services, four types के हो गए. ओके, Producer goods are of two types, capital goods and raw material goods. And intermediate goods are a type of raw material टाइप good. नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल सेम ही चीज़ होती Same ही है होती ना। है. एक बार हम वापस अभी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले, फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इससे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। सर नॉन ड्यूरेबल गुड्स में पेरिशेबल जो चीजें होती है वो आती है ना. नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको अगर आपने एक बार काम में ले लिया तो वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका वापस यूज़ नहीं कर सकते, है तो ना। जैसे खाना हो गया. जैसे खाना हो गया, है ना, आपने एक बार खा लिया उसको वापस तो खा नहीं सकते। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम सिंगल यूज़ गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। दवाई है, एक बार खा ली तो ख़त्म हो गई। बटर है, आपने एक बार खा लिया, है ना। केक है, केक आपने एक बार अपने फ्रेंड के मुंह पे लगा दिया तो ख़त्म हो गया, वापस नहीं लगा सकते, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे। ये वाली स्लाइड आपको याद है, पूरा एग्जाम्पल, यस सर. है ना। देखिए, तो जो इधर थ्रेड है, क्लॉथ है, शर्ट, ये सब क्या इंटरमीडिएट गुड्स है। वाई इंटरमीडिएट? क्योंकि अभी ये पूरा बना नहीं है, कंज्यूमर के काम में लेने लायक अभी पूरा बना नहीं है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड्स। इसकी अभी वैल्यू एडिशन होना भी पेंडिंग है. वैल्यू एडिशन होना भी पेंडिंग है, ओके। एंड एक, जैसे धागा है, धागा क्लॉथ बनाने के लिए रॉ मटेरियल है ना। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान जिससे वो चीज़ बन रही है। शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ इज़ अ रॉ मटेरियल। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो रॉ मटेरियल भी होता है, उसी को हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये जो हमने लिखा इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल एक ही बात है, इसका आप समझ में आ गया मतलब आपको, यस सर. है ना। सो ये स्लाइड आपको याद है, मैं इसमें अभी और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हम। तो और जहाँ पर ये सोल्ड लिखा हुआ है ना, दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जब तक उसमें कुछ वैल्यू एडिशन बाकी है, करना बाकी है, वहाँ तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है। जब पूरा वैल्यू एडिशन हो गया, चीज़ पूरी बन गई, बिकने के लिए तैयार है, वहाँ उसका बाउंड्री लाइन ख़त्म हो गया, फिर कंज्यूमर खरीदेगा और चीज़ को काम में ले लेगा। एक और एग्जांपल है ट्रैक्टर का, सेम चीज़ है। लोहे, आयरन ओर से ट्रैक्टर के पार्ट्स बनते हैं, फिर टायर बनता है रबर से, इन सब से मिला के ट्रैक्टर बनता है, ट्रैक्टर सेल हो जाता है। तो ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। आयरन ओर कच्चा सामान है, टायर भी रॉ मटेरियल है ट्रैक्टर बनाने के लिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल आर सेम थिंग। दिस इज़ योर कंपैरिजन, ठीक है ना। इसको आप रीड करेंगे स्लाइड को। Boundary line of production not yet crossed. जब आप रीड करो तो क्या आपको समझ में भी आता जा रहा है हर एक पॉइंट का मतलब? जहाँ ना समझ आया पूछेंगे। Sir, ये purchased for resale. अच्छा. सर बे मैं फाइनल गुड्स को हम रीसेल नहीं कर सकते. नहीं, फाइनल गुड्स को तो रीसेल कर सकते हैं। फाइनल गुड्स, अगर आप फाइनल गुड्स को रीसेल करोगे, है ना, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएंगे, फिर वो फाइनल गुड्स नहीं है। पर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किसी भी प्रोडक्ट का एक अल्टीमेट फाइनल एक होता है कि इससे आगे कुछ हो नहीं नहीं, सकता है अल्टीमेट ना. फाइनल होएगा जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेगा, दैट इज़ द अल्टीमेट फाइनल। वरना तो हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती रहेगी।
है ना। आप कुछ एग्जांपल बताओ जिस जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अल्टीमेट फाइनल नहीं है। जैसे कि हमने टीवी ले लिया। टीवी ले लिया, ओके। टीवी 10-15 साल यूज किया ओके। और उसे फिर से रीसेल कर दिया। ओके। अभी उस टीवी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पर उसे थोड़ा सा ऐसे ठीक कर कर उसको एक नए टीवी जैसा बना दिया। ओके। और किसी और आदमी ने उसे ले लिया और ओके। उसी आदमी ने फिर से 10-15 साल उसे यूज किया हाँ। और उसे बेच डाला। फिर उसे फिर से ठीक कर दिया, स्पेयर पार्ट्स उसके चेंज कर दिए ओके। और वो ओके। हो गया। ओके। ओके, सो देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी एक साल के लिए, है ना। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है इसके लिए, प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग, एक साल के लिए आप यहाँ पर बात कर रहे हो। ठीक है, जब आपने जिस साल में टीवी पहली बार आपने ख़रीदा, है ना, जिस साल में आपने पहली बार टीवी को ख़रीदा, तो आपने कंजम्पशन के लिए ख़रीदा था, यस सर। है ना। आपने रीसेल के लिए नहीं ख़रीदा उसको, है ना। और आप हैबिचुअल रीसेलर भी नहीं हो, आपने उसको कंजम्पशन के लिए ख़रीदा है। तो उस साल के हिसाब से इट इज़ परचेज्ड फॉर कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए। रीसेल का आपका उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो आपका जो है फाइनल गुड्स बन गया। अब आपका क्वेश्चन कब आएगा भाई, 15 साल बाद जब आप उसे वापस बेच रहे हो, है ना, जब आप उसको ख़राब हो गया, किसी और को आपने सस्ते में दे दिया, वो आ गया। तो हम यहाँ पर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स निकालने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकाल पाएँ कि भाई एक किसी एक देश में कितना सामान बना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है निकालने का। तो जब आप टीवी को सेल कर रहे हो आफ्टर 15 ईयर्स, तो ये बेसिकली सेकेंड हैंड गुड्स है, करेक्ट, सेकेंड हैंड बोलते हैं उसको, यस सर। है ना। तो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सेकेंड हैंड गुड्स को हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि कितने रुपए का सामान बना वो निकालना। अब मान लीजिए ईयर 1 में टीवी बना था, एक टीवी बना 50,000 का, 50,000 का टीवी बना था। ईयर 15 में जाकर के मैंने उसको टीवी को 5,000 रुपये में बेच दिया। अगर मैं सेकेंड हैंड गुड्स को हटाऊंगा नहीं, तो ये टीवी 2 बार काउंट हो जाएगा, यस सर। है ना। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं नेशनल इनकम में से। हमें सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड्स को ही जोड़ना है, जब वो बना था तभी उसको जोड़ना है, सेकेंड हैंड गुड्स को हम छोड़ देंगे, आगे के चैप्टर में वो पॉइंट कवर होएगा। ठीक है ना। तो परचेज फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए अगर ख़रीदा जा रहा है तो इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड्स, और रीसेल का आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप तो कंजम्पशन के लिए काम में ले रहे हो, तो इट इज़ नो। आगे के पॉइंट्स पढ़िए। पढ़ लिया। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? यस सर। ओके, तो अगर आपके एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स की। यस सर। फाइनल गुड्स का आए तो लिख सकते हो। यस सर। कंपैरिजन लिखने को आए तो आप लिख सकते हो। तो हमारी मैम हमें इतने कंपैरिजन में वो बोलते कि 3-4 लाइन का एक कंपैरिजन लिखो फिर मार्क्स मिलते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे, 5, और मेरे को 2 नंबर मिले। नहीं तो ये हो गए, इसमें तो कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गई, और कितना लिखेंगे? पर सर सिंगल वर्ड आंसर है। नहीं नहीं नहीं, ये सिंगल वर्ड आंसर नहीं है, दिस इज़ अ बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आप इस तरह से लिखोगे परचेज फॉर रीसेल येस नो, वो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स नॉट परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस आंसर पे कोई टीचर आपका एक भी मार्क काट नहीं सकता, और बोर्ड तो एक्चुअली यही एक्सपेक्ट करता है कि टू द पॉइंट आंसर लिखो। बोर्ड आपको यही एक्सपेक्ट करता है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए। जैसे मान लीजिए कि
बोर्ड में आपका क्वेश्चन आया, 1 मार्क का क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज टेलीविज़न, टेलीविज़न किस टाइप का गुड्स है, ठीक है ना। अब इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। पहला मैं लिखूँगा टेलीविज़न Final good. इज़ अ फाइनल Final गुड्स, good. है ना, या मैं सीधा लिख सकता हूँ फाइनल गुड्स, है ना। तो बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है आप ऐसे लिखो, इधर उधर की लिखनी नहीं है, सीधा टू द पॉइंट आप लिखो। एक वर्ड में आप लिख रहे हो तो एक वर्ड इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप अपना बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है 1 मार्क के क्वेश्चन में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस एज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। Okay. तो मैम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइन भरना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मैम आपको कहना चाह रही है भाई सफिशेंट कंटेंट होना चाहिए, है ना, सफिशेंट कंटेंट होना चाहिए, बात पूरी लिखी जानी चाहिए। इस नज़रिए से उन्होंने आपको बोला भाई 3-4 लाइन तो लिखो। आपने 1-2 लाइन 1-2 डिफरेंस लिख कर छोड़ दिए होंगे, इसलिए नहीं मैम ने आपको सर, ऐसे बोला। पूरे 5 लिखे थे, पूरा पेज भरा था मैंने। पूरा पेज भर दिया था 5 पॉइंट्स में। यस सर। आपके पास वो पेज है अब? अभी तो नहीं है, अभी तो मैम के पास है। अभी ओके, मैंने तो पेज देखा, 2 नंबर मिले मेरे को। नहीं तो आपने उसमें पांचों पॉइंट सही थे क्या आपके? यस सर, पूरे जैसे मैम ने एक्चुअली वो क्वेश्चन हमें ऐसे रिवीजन में भी दिया था ना। नहीं तो फिर तो मैम ने तो बोला था भाई 3-4 लाइन में लिखना है, तो आपने तो पूरा पेज भर दिया, फिर भी उन्होंने नंबर क्यों नहीं दिए फिर आपको? नहीं, एक्चुअली वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने 5 पॉइंट्स लिख दिए। और डिट्टो वही जो कीवर्ड्स थे वो भी मैंने लिखे, जो मेन कीवर्ड्स थे उस क्वेश्चन के आंसर। मैम ने एक्चुअली वो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वैसे ही मैंने लिखा। नहीं, मैम ने तभी मेरे को मैं 4 समझ नहीं गया। तो दिया। मैम क्या बोल रही थी कि 4 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन में कितने लाइन लिखनी है फिर? 2-3 पेज भरो। 2-3 पेज भरो? यस नहीं, मैम। ऐसा नहीं होता। देखो बोर्ड एग्ज़ाम में तो सर, टाइम ही नहीं मिलेगा इतना करने का। नहीं नहीं नहीं, 2-3 पेज का तो कोई आंसर लिखना ही नहीं है बोर्ड में। नहीं, वो बोर्ड बोलते कि मैंने एक्चुअली, वो बोलती कि उसने बोर्ड के पेपर ऐसे चेक करने गई है, उसको ऐसे चाहिए होते हैं पेपर, मैंने वो काट देती है। नहीं नहीं, 2-3 पेज का तो कोई भी आंसर लिखना नहीं है बोर्ड में। 5 मार्क्स का भी आपका क्वेश्चन है तो 5-7 लाइन आपको लिखनी है, दैट इज़ एनफ, ठीक है ना। तो मे बी आप मेरे को कभी आप दिखाना, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले या मैम ने नंबर काटे, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा कि इसमें क्या कमी है, मैम ने नंबर क्यों काटे हैं। बट यहाँ ओके जितने, सर। है ना, जितने पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं ये याद करने के लिए भी आपके लिए आसान है, याद करना भी आसान है। लिखते टाइम आप में इसी तरह से लिख दो या उसको अपने वर्ड्स बना के लिख दो, आप कैसे भी इसको कर सकते हो। ओके, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स यहाँ पर डिफरेंस हमने समझ लिया। अब फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, पीछे पढ़ा था हमने, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए ख़रीदे जाते हैं हाउस होल्ड्स के द्वारा, ठीक है ना। और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए ख़रीदे जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। आप यहाँ ध्यान देना, शायद आई थिंक इस स्लाइड पे आपको आवाज़ सही नहीं आ रही थी उस वक्त। सो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स का आप ऐसे मतलब मत समझो कि भाई जो दही दूध बटर सब्जी शर्ट्स जूते यही फाइनल गुड, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट्री के अंदर मशीन काम में ली जा रही है ना, वो भी एक फाइनल गुड्स है ना। किसान जो ट्रैक्टर काम में ले रहा है खेत में, वो भी एक फाइनल गुड्स है। समझ आया आपको? यस सर। है ना। तो अगर फाइनल कंज्यूमर फाइनल गुड्स को ख़रीद रहा है कंजम्पशन के लिए तो कंज्यूमर गुड्स है। और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जैसे फैक्ट्री वाला या किसान कोई और चीज़ बनाने वाला प्रोड्यूसर अगर ख़रीद रहा है फाइनल गुड्स को तो उस वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। तो प्रोडक्शन में दो तरह की चीज़ें काम आती है। कुछ भी चीज़ आप बनाओगे तो दो तरह की चीज़ें आपके काम आती है, बेसिकली फिक्स्ड असेट्स, है ना, मशीन्स बिल्डिंग वगैरह, या फिर रॉ मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल कच्चा सामान। तो कच्चा सामान तो क्या होता है, इससे कुछ और चीज़ बन जाती है। ये सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये आपके सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। कच्चा सामान है, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, एक चीज़ से कुछ और चीज़ बन जाती है। फिक्स्ड एसेट भी प्रोडक्शन में काम में आ रहा है।
फिक्स्ड एसेट भी प्रोडक्शन में काम में आ रहा है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, ये रिपीटेटिवली आपका यूज़ होता है। तो ये आपका दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है, ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। फिक्स्ड एसेट्स भी आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं और रॉ मटेरियल भी आपका प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है ना। लेकिन ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ये आपके फाइनल गुड्स हैं, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर्स ने खरीदा, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स, परचेज बाय प्रोड्यूसर्स एज अ फिक्स्ड एसेट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोड्यूसर्स ने खरीदा एज अ फिक्स्ड एसेट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। कंज्यूमर गुड्स क्या है? परचेज बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर्स ने खरीदा है ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कंज्यूमर गुड्स खरीदने पे जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर गुड्स खरीदने पे जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स दो तरह के हुए, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स अब नेक्स्ट आएगा। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के होते हैं जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अच्छा चलो, उस पर अभी हम आगे प्रोड्यूसर गुड्स की जो है उस पर हम आगे जाएंगे। बीच में हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल एंड अनदर एज इंटरमीडिएट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक गुड्स हमेशा फाइनल होएगा या एक गुड्स हमेशा इंटरमीडिएट होएगा। सेम गुड्स कैन बी इधर फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड्स या तो फाइनल भी हो सकता है या इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज़, कि आपने किस काम में लिया है उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल है या इंटरमीडिएट है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है, ठीक है ना। शुगर को बिस्किट बनाने के काम में अगर लिया गया तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलिए कौन से गुड्स हो जाएंगे? सर शुगर को बिस्किट बनाने में। हाँ, बिस्किट बनाने में काम में लिया तो शुगर क्या है? फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है? फाइनल गुड्स है। वाई फाइनल गुड्स है? देखो, बिस्किट आपके घर पे बिस्किट नहीं बन रहे, बेकरी वाला बिस्किट बना रहा है रीसेल के लिए। यहाँ पे क्या लेगा? यूज्ड फॉर मेकिंग बिस्किट्स फॉर रीसेल, बेचने के लिए बना रहे हैं। फिर तो इंटरमीडिएट फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम एक और क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स को वो बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी शुगर से अगर घर में चाय बनाई जा रही है पीने के लिए, तो फिर ये कौन से गुड्स हो जाएंगे? ये फाइनल गुड्स फाइनल हो गुड्स हो जाएंगे। जाएंगे। ओके, बिल्कुल ठीक। अब मान लीजिए आपके घर में मम्मी बिस्किट बना रही है आपके खाने के लिए, उसके लिए शुगर काम में ली, तो कौन से गुड्स हैं? फाइनल गुड्स हो जाएंगे। फाइनल गुड्स हो जाएंगे, है ना। तो एंड यूज़ क्या है? वहाँ रीसेल का ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? अब अगर आपकी मम्मी बिस्किट बना रही है आपके खाने के लिए तो इट इज़ अ फाइनल गुड। शुगर फिर फाइनल गुड्स है। पर अगर आपकी मम्मी ने बिस्किट बेचने का काम शुरू कर दिया, तो चाहे घर में बिस्किट बना रही है वो, लेकिन वो शुगर जो है वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट मैटर्स इज़ द एंड यूज़। और रीसेल का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वापस बेचने का आपका उद्देश्य है या नहीं है। आगे देखते हैं। पेपर। पेपर अगर प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ हो रहा है तो कौन सा गुड्स होगा? अगर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में यूज हो रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स होगा, बिकॉज उससे किताब छपेगी या कॉपी छपेगी और उसको काव्या खरीदेगी पढ़ाई करने के लिए, तो रीसेल का ऑब्जेक्टिव वहाँ है। अगर स्टूडेंट उसको खरीद रहा है पेपर को, तो पढ़ाई के लिए खरीद रहा है, वहाँ बेचने का उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इट इज़ अ फाइनल गुड्स, ठीक है। सो सेम गुड्स है, लेकिन एंड यूज़ के कारण उसका नेचर बदल गया, फाइनल या इंटरमीडिएट। सर अगर जो गुड्स जो मतलब कि एक इंसान किसी और इंसान को देता है विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। आप
रियल एग्जाम्पल बनाइए कि एक जना दूसरे को क्यों दे रहा है। जैसे कि अभी मेरे पास एक बुक है हाँ जी। 11th स्टैंडर्ड की, अभी तो मुझे यूज नहीं है, और ओके। किसी को है 11th स्टैंडर्ड की बुक की यूज, तो मैंने उसको दे दी विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, तो ओके। फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। नहीं देखो, वो जो हो गया वो आपका डोनेशन हो गया, एक तरह से डोनेशन हो गया वो, मैं आपने फ्री के अंदर किसी को दे दिया तो इट इज़ अ डोनेशन। तो ये भी पॉइंट आगे आएगा, है ना, जब हम बात करेंगे कि एक अर्नड इनकम की और एक ट्रांसफ़र इनकम की, है ना। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, वहाँ पर कोई बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आपने भाई सेल क्या होता है, सेल में आप किसी को कुछ सामान बना के दोगे और वो बदले में आपको कुछ देगा, तब वो सेल है। अगर आपने बिना पैसे के किसी को कुछ दे दिया तो देन इट इज़ नॉट अ सेल। समझ आया आपको, यस सर। है ना। तो फिर वो क्या डोनेशन बन जाता है वो, है ना। तो जब आप उसको एक जने से दूसरे जने को दे रहे हो तो देखो अल्टीमेटली आपको क्या ध्यान रखना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल प्रोडक्शन निकालना, देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, वो आपका निकालने का ऑब्जेक्टिव है। अब वो किताब जो आपने अपने दोस्त को दे दी, है ना भाई, एक बार वो किताब प्रोडक्शन 100 रुपये की मान लीजिए वो किताब है, तो देश के प्रोडक्शन में जब वो बनी, आपने ख़रीदी उस टाइम वो काउंट हो गई एक बार प्रोडक्शन में। अब उस किताब को आपने दोस्त को दिया, तो आपने क्या उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया है? सर। नहीं किया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। तो प्रोडक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं फिर उसके अंदर। आपने वो किताब एज इट इज़ उसको दे दी, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो सिर्फ सेल को आप सिर्फ सेल ऑब्जेक्टिव से आप नहीं कर सकते। जो 3-4 पॉइंट्स हमने सारे लिए हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तीनों चारों पॉइंट एक साथ आपके सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो आप बोल रहे हैं वो आपका फाइनल कंजम्पशन के लिए ही ख़रीदा गया था। और जब दोस्त को दिया, जब तो कुछ भी नहीं है वो एक डोनेशन है। एंड डोनेशंस और ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं नेशनल इनकम में से। समझ आया काव्या को? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मिल्क, है ना, मिल्क ख़रीदा है मिठाई बनाने के लिए हलवाई ने, स्वीट शॉप वाले ने मिल्क ख़रीदा है, मिठाई बनाकर वो बेचेगा, तो देन इट इज़ अ, यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट इट इज़ गुड्स। इंटरमीडिएट। तो मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन वही मिल्क अगर किसी छोटे बच्चे को पिलाने के लिए घर में यूज़ किया गया, ख़रीदा गया है, तो देन इट इज़ अ फाइनल गुड्स। तो एंड यूज़ आपको देखना है, किसी प्रोडक्ट पे हम लेबल नहीं लगा सकते भाई ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ओके, सो अब हमने फाइनल और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्यों किया? बिकॉज हमारा रूल कहता है ओनली फाइनल गुड्स कंसिडर्ड फॉर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसिडर किया जाएगा, इंटरमीडिएट को नहीं लेना है, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये दूध है ना, मान लो मिठाई वाला मिठाई बना करके आपको देता है, 400 रुपये किलो की मिठाई देता है। तो जो 400 रुपये की उसने आपको मिठाई दी, उस 400 रुपीज़ में मिल्क की कॉस्ट भी तो होगी या नहीं होगी? यस सर। होएगी ना। तो अब अगर मैं मिल्क को अलग से ले लूँ नेशनल इनकम में, 400 रुपये की मिठाई भी ले लूँ, तो मेरी देश का प्रोडक्शन तो क्या 450 रुपये हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में तो 400 रुपये की चीज़ ही बनी है। तो देर इज़ डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही वैल्यू को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम गिनते टाइम। समझ आया आपको, यस सर। है ना। सो ओनली फाइनल गुड्स कंसिडर्ड फॉर नेशनल इनकम। सर सर मतलब कि जो भी इंटरमीडिएरी एक्टिविटीज, जो भी रीसेलिंग ऑफ फाइनल गुड्स एक साल में हो रहा है, हम उसे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में कैटेगराइज करते हैं। हाँ, जितना भी सामान आपके देश में बना, उस सारे सामान को इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड कर लिया जाएगा, तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। इंटरमीडिएट को छोड़ दिया, तो छोड़ कैसे दिया भाई, हमने छोड़ा नहीं है, फाइनल गुड्स की वैल्यू में तो ऑलरेडी उनकी वैल्यू है ही ना, तो हमने फाइनल गुड्स को ले लिया। अगर इंटरमीडिएट को भी जोड़ दूंगा तो वो डबल हो जाएगा फिर। समझ आया?
Yes, sir. ओके, सो ओनली फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड फॉर नेशनल इनकम। और इंटरमीडिएट को हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि भाई प्रोडक्शन नहीं हो, प्रोडक्शन तो हुआ है देश में, बट डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर इंटरमीडिएट को भी हम जोड़ लेंगे। तो ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वी आर लीविंग द इंटरमीडिएट गुड्स। तो डबल काउंटिंग का हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब जो पीछे वाला था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। फाइनल गुड्स जो है दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब कंज्यूमर गुड्स कितनी तरह के होते हैं? कंज्यूमर गुड्स चार तरह के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया था Yes, sir. उस दिन। तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स को ही कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सो होता क्या है, जो डायरेक्टली यूज़ होते हैं ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए और उनका यूज़ फर्दर प्रोडक्शन में नहीं होता, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ये वही चीज़ है, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, वही सारे लिखे गए, इनके डेफिनेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, एक कंज्यूमर हो गया। अब प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं दो तरह के, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, या तो फिक्स्ड एसेट्स या फिर रॉ मटेरियल। इनको इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं। सो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स, ऑरेंज वाले ब्लॉक में हमें, दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हैं? वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट है, मशीन है ना, ये भी प्रोडक्शन में काम आ रही है। और कच्चा सामान भी आपका, मान लीजिए मिल्क है, तो ये भी आपका प्रोडक्शन में काम आ रहा है। दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं, प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कच्चे सामान की तरह काम में लेते हैं, वो भी प्रोड्यूसर गुड्स है। गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट की तरह काम में लेते हैं, वो भी एक प्रोड्यूसर गुड्स है। फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, एंड रॉ मटेरियल लाइक जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी आपने काम में ली है। अब रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट में क्या डिफरेंस होता है? रॉ मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली, कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। तो रॉ मटेरियल क्या बार बार काम में नहीं ले सकते, ये एक तरह से सिंगल यूज टाइप ही है। एक बार किसी रॉ मटेरियल को काम में ले लिया, उससे नया सामान बन जाएगा, वापस काम में आ नहीं सकता। फिक्स्ड एसेट्स को आप, Not durable हुआ, हाँ जी, ये not durable हुआ ना फिर raw materials। आवाज़ आपकी बहुत स्लो आई है, एक बार रिपीट करें। सर फिर not durable हुआ ना raw materials। देखो, रॉ मटेरियल नॉन ड्यूरेबल तरह का ही है, बट आप उसको नॉन ड्यूरेबल नहीं बोल सकते, बिकॉज नॉन ड्यूरेबल तो कंज्यूमर गुड्स के लिए बोला जाता है। टर्म जो है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज़ करी जाती है ना। बट रॉ मटेरियल कोई कंज्यूमर गुड्स नहीं है, तो प्रोड्यूसर गुड्स है। कन्फ्यूज़न दूर हुआ यस सर। है ना। जो टर्म एग्जैक्टली नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो टर्म यूज़ हो रही है, वो कंज्यूमर गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है। वो एक टेक्निकल टर्म बन गई आपकी, है ना। जो ये आपने अभी कीवर्ड आपने एक टर्म यूज़ किया था, वो कीवर्ड जो नॉन ड्यूरेबल है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज़ होता है। इसका नेचर भी नॉन ड्यूरेबल है, ये भी सिंगल यूज़ है, बात ठीक है, लेकिन वो कीवर्ड जो है वो कंजम्पशन गुड्स के केस में यूज़ होता है, यहाँ यूज़ नहीं होता। यहाँ हम इसको रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की क्या डेफिनेशन है? दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं रॉ मटेरियल की डेफिनेशन, दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली। प्रोडक्शन में काम आएगा लेकिन रिपीटेडली यूज़ नहीं होएगा। फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन क्या है? दोज गुड विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, है ना, इनको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, इन्हें हम कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे आपका घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है। स्कूल में आपका नाम काव्या है, घर पे मुझे नहीं पता आपकी मम्मी आपको क्या बोलती है। तो कैपिटल गुड्स भी आप इनको बोल सकते हो। जो प्रोड्यूसर गुड्स फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो कैपिटल गुड्स भी आप बोल सकते हैं।
इन कैपिटल गुड्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. इज इट ट्रू? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. All capital goods are producer goods. Yes. यस. मैं बोलता हूँ ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स. No. नो. वाई? कि एक कैपिटल गुड्स भी हो सकता है और एक रॉ मटेरियल्स रॉ भी हो मटेरियल भी हो सकता सकता है. है, बिल्कुल. तो ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो गया. Yes, sir. आप बोल रहे थे ना कि आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे. तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ओपिनियन देने में कोई दिक्कत नहीं है ना. जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि भाई आपकी कॉलोनी में कौन सी फैमिली ज़्यादा प्रोस्परस है लगती है आप, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका क्या विचार है उसके ऊपर. आपने अपना क्राइटेरिया बनाया कि भाई ये 4-5 आपके मन में प्रॉस्पेरिटी के चिन्ह हैं, तो आपने बताया भाई ये ओपिनियन मेरी है. सो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन कुछ पूछ लेगा. आपको अपनी राय बतानी है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप बता दीजिए भाई ये चीज़ है ना. तो कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब तरह के आंसर कर पाओगे. अब आगे बढ़ते हैं. कैपिटल गुड्स. अब हम बात करते हैं व्हाट आर कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो है विच आर रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स. कई सालों तक रिपीटेडली यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करने में कई सालों तक रिपीटेडली यूज़ होते हैं और जनरली हाई वैल्यू के होते हैं, है ना. इनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं. जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं. यहाँ आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स हैं, मशीन्स की फ़ोटोज़ हैं. अधिकतर मशीन्स हैं ये सब. सारे कैपिटल गुड्स हैं, सबको फिक्स्ड एसेट्स भी आप बोलते हो. सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं. कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं इन्हें, फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी आप इन्हें बोल सकते हो. तो इनका क्या क्या डेफिनेशन है व्हाट आर कैपिटल गुड्स? दे आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट ब्लू सर्कल में रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है. दे आर ऑफ हाई वैल्यू, वैल्यू इनकी जनरली हाई होती है. एंड दे इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का भी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा. दे इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन. और डेफिनेशन लिखनी है कैपिटल गुड्स की, ऊपर येलो कलर की लिखी है. दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स. दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स विच इन टर्न मे बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो कैपिटल गुड्स क्या है? इनकी मदद से कुछ और चीज़ बनाई जाती है. वो चीज़ हो सकता है ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन में काम आए. दे देमसेल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स. ये खुद किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्शन प्रोसेस में. समझ आई ये सेंटेंस आपको? Yes, sir. है ना. तो ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं. नहीं नहीं, कैपिटल गुड्स तो कन्वर्ट नहीं होती. देखो कुछ भी अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा, करना. वो फाइनल गुड्स बोलते हैं उन्हें. नहीं, फाइनल गुड्स भी नहीं बोलते. फाइनल गुड्स तो फाइनल हो गया, वो तो कन्वर्ट ही नहीं होगा. कोई भी चीज़ बनेगी दुनिया में तो या तो फिक्स्ड एसेट्स काम आएंगे या रॉ मटेरियल काम आएगा. फिक्स्ड एसेट्स को हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना. और रॉ मटेरियल को हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं. फिक्स्ड एसेट्स को हम रिपीटेडली काम में ले सकते हैं, रॉ मटेरियल को हम रिपीटेडली काम में नहीं ले सकते. प्रोडक्शन प्रोसेस में दे आर नॉट कन्वर्टेड. ये कन्वर्ट नहीं होते. ये मशीन तो मशीन ही रहेगी ना, जैसे हमने पीछे देखा है मशीन है. इस मशीन में सामान बन जाएगा पर मशीन तो जो है वैसी रहेगी. तो ये कन्वर्ट होके दूसरी चीज़ नहीं बनी. लेकिन जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है ना, वो क्या होता है? दे आर कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका कुछ और बन जाता है. लकड़ी का फर्नीचर बन जाता है, दूध की मिठाई बन जाती है, कपड़े की शर्ट बन जाती है, लेदर का चप्पल बन जाती है. समझ आया? यस सर. है ना. तो
मैंने आपसे पूछा था ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स। sir. ठीक है, ये कैपिटल गुड्स की हमने डेफिनेशन यहाँ समझी। अब कैपिटल गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। ये हम अब आई थिंक आज का हमारा क्लास पूरा हो गया, यहाँ से हम आगे कल वापस पढ़ेंगे। तो मोस्टली हमने आज रिवाइज ही किया है पिछली क्लास का, क्योंकि 3-4 दिन का गैप हो गया था। तो कल हम इस स्लाइड से वापस आगे स्टार्ट करेंगे। कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में क्या, ये आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर हम कल इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका अपनी वो, आप रेगुलर ज्वाइन करोगे कल से टाइम पे?